चलिए, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, भारत के पड़ोसी देश। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं क्या जो जिनका आज पहला क्लास है? और ठीक है, मतलब कल कुछ नए स्टूडेंट आए क्या जिनको हॉस्टल वगैरह में जाना था? हाँ, 3 दिन से अभी हॉस्टल में आ रहे हैं स्टूडेंट, पता है ना आपको? क्लास कब से स्टार्ट था? सोमवार को आप लोग को बुलाया गया था हॉस्टल के लिए, मंगलवार से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अगर कल की डेट में कुछ लोग आए हैं तो वो नाम अपना पहले लिस्ट में अपडेट करवाएंगे। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि जिनका पहला क्लास है उनको पता चले हम किन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, सब क्लास 1 हमने स्टार्ट किया था एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। सिलेबस हमारा क्या क्या है उसमें हमने देखा था कि हमारे प्रिपरेशन के लिए 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हम जिनके द्वारा हमको अपने तैयारी को फोकस करना है। पहली चीज़ तो मैंने बताया था सिलेबस। एक सिलेबस अगर आपको किसी एग्जाम के लिए दे दिया गया है तो आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना हिस्सा पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप सिलेबस से अपने प्रिपरेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो उसी एग्जाम के कोई प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार एनालाइज कर लो तो पता चल जाएगा कि किस रेंज तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर हमें पहले ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस। सिलेबस से अकॉर्डिंग तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बीच बीच में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं आपसे पूछता चलूंगा ताकि हमको पता चले हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। भूगोल हमने अपना विषय स्टार्ट किया था, भारत की सामान्य जानकारी से हमने अपनी क्लास की शुरुआत की थी। हमने देखा था कि भारत की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है? किस गोलार्ध का हिस्सा है? मैं उत्तरी गोलार्ध का या दक्षिणी गोलार्ध का? पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी गोलार्ध का। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, ये बताइएगा कि कुल कितने अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी पर? रुकिए 360 क्या है? देशांतर। और अक्षांश 180। भारत की स्थिति क्या है इन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य? मैं किसी से पूछता हूं ताकि आप एक एक करके बताइएगा। मैम बताइएगा, भारत की स्थिति 2 देशांतरों के मध्य कौन कौन सी है? 2 देशांतर बिंदु बताइएगा। भारत का सुदूर पूर्वी, सुदूर पश्चिमी बिंदु। याद नहीं आ रहा है? एक मोटा मोटी आपको याद आ रहा हो तो ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए यहाँ पे। 67 से लेकर के लगभग 68 से लेकर के लगभग 97 तक। और अगर उत्तरी दक्षिण बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री से लगभग से लेकर के 37 डिग्री तक। ठीक है, ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना क्यों जरूरी है? पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तौर पे। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस पे हम किसी पॉइंट को लोकेट करते थे। वही कॉन्सेप्ट अगर आप पृथ्वी पर लगाओगे तो उनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक और चीज क्या देखा था? समय की गणना करने के बारे में। ठीक, पृथ्वी पर अगर आपको किसी स्थान पर समय की गणना करनी है तो आप किन रेखाओं का ध्यान में रखेंगे? अक्षांश या देशांतर? देशांतर रेखाओं को। ठीक है, इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। उसके बाद में हमने बात किया था कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि भारत के राज्यों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको आप बताते चलेंगे तो हमको लगेगा कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आप चाहो, अगर आपके नोट्स में ये चीजें मेंशन नहीं है
कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा लगता है जो नोट्स में मेंशन नहीं है, बस उसको एक फैक्ट के तौर पे नोट कर लेना, ताकि आपका ये नोट किन किन चीजों के लिए काम आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं वो आपके नोट्स में है। तीसरी चीज, जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके नोट्स में होंगे, ठीक है। तो इन 2-3 चीजों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या है भारत में? जनसंख्या के हिसाब से कितने प्रतिशत लोग हैं भारत में? विश्व के 17.5% के आसपास, और क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4 के आसपास, ठीक। भारत में किस संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, किस यूनियन टेरिटरी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? यह प्रश्न जिस समय आया था उस समय इसका आंसर कुछ और रहा होगा। अब वर्तमान स्थिति क्या है? लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद में तेलंगाना भारत में किस क्रम का राज्य बना था? 29वें क्रम का राज्य बना था। यह प्रश्न जिस समय पूछा गया था लगभग 2014 के आसपास पूछा गया था, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न ना होकर के करंट अफेयर का प्रश्न था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डेट और ईयर पूछा था, ठीक है, एग्जैक्ट डेट और ईयर पूछा था, इसीलिए इसको हम करंट अफेयर के तौर पे देखते हैं। उसके बाद में भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? जब आप बेसिक एक मैप ड्रॉ करोगे तो उसमें आप अपने आंखों से देख के बता सकते हो कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य कौन सा है, ठीक है। इसके लिए किसी खास कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे अपने पहले क्लास में। उसके बाद में है तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यहाँ पे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले है तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ साझा करता है क्या? पक्का? किसके बारे में बात कर रहे हैं? तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है आंध्र प्रदेश, शायद ऑप्शंस आपने ठीक से गौर नहीं किया। पहला ऑप्शन था तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना लगता है, लास्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। किसी को मैप में अगर अभी भी दिक्कत है, यहां पे बेसिक कुछ मैप दिए गए हैं, इसको जब आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि मैप की इंपॉर्टेंस क्या है। जिनको भी मैप में एग्जैक्ट बॉर्डर पता है, कौन से राज्यों का बॉर्डर किन दूसरे राज्यों से मिलता है, ऐसे बेसिक प्रश्न हमसे गलत नहीं होंगे। उसके बाद में एक बेसिक सा प्रश्न पूछा है, भारत में किस स्थान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? इसका कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था। इसमें 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक तो है पृथ्वी की घूर्णन की स्थिति, पृथ्वी किस तरीके से घूर्णन करता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हम ये डिफाइन करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने किया, कहां तक किया था? भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों में जितने लंबे बॉर्डर शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत की सीमा रेखा। हेडिंग या एक साइड हेडिंग के तौर पे इसमें बस 2-3 पॉइंट नोट करना है। भारत की सीमा रेखा, इसमें 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है कि कुल भूमि के हिसाब से अगर देखें
तो भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, भूमि पर सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। दूसरा है कि क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, तो समुद्रों से घिरे हुए, या इसको हम कहते हैं तटीय सीमा रेखा, कोस्ट लाइन। और क्योंकि भारत के पास कुछ आइलैंड एरिया भी है जिनको कि हम यूनियन टेरिटरी के तौर पे जानते हैं। कौन कौन से, अगर पूर्व की तरफ देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड है, और पश्चिम की तरफ लक्षद्वीप वाले पूरे आइलैंड है। तो कुल सीमा रेखा के हिसाब से अगर बात करें, जिसमें कि लैंड बॉर्डर भी शामिल है और कोस्टल बॉर्डर भी शामिल है, साथ में आपके आइलैंड वाले बॉर्डर भी शामिल हैं, तो इन तीनों के लिए कुछ अलग अलग फिगर्स हैं, बस इसको याद रखिएगा। सबसे पहले है कुल सीमा रेखा, भारत की कुल सीमा रेखा 22,716 किलोमीटर। दूसरा है स्थल सीमा या भूमि पर सीमा रेखा 15,104, और बहुत स्पेसिफिक होंगे तो 0.7 भी लगा सकते हैं। 15,106.7, मैंने 104 कहा क्या, 106.7, 15,106.7 किलोमीटर। और तट रेखा की अगर बात करें, तटीय सीमा की 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो तटीय सीमा रेखा है उसको भी आप चाहो तो 2 भाग में बांट सकते हो इस तरीके से। एक है आपका मुख्य भूमि से लगी हुई सीमा रेखा, और दूसरा कौन सा, नहीं, तटीय तो दोनों ही प्रकार से हैं, मुख्य भूमि से लगे हुए भी सीमा रेखा है, और दूसरा कौन सा है, आपके समुद्र में जो आपके आइलैंड है, जो आइलैंड्स को मिलाकर भी भारत की जो अलग सीमा रेखा है, मुख्य भूमि से लगी हुई सीमा रेखा कितनी है, यहां पे 5,422.6 किलोमीटर। और आइलैंड की सीमा रेखा है 2,094 किलोमीटर के आसपास, 2,094 किलोमीटर के आसपास। ठीक, ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं प्रश्न इस टॉपिक से, पर क्योंकि आप एक नोट ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो जो कि आपको ज्यादातर एग्जाम के लिए काम दे, इसीलिए ये चीजें, ये फैक्ट आपने नोट की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत की या भारत से लगे हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, या एक सीधा सपाट हेडिंग डाल दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसको किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। हाँ, 1947 में जो ड्रॉ किया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसको डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, इसको मैकमोहन के नाम से। ठीक है, इसमें से कोई फैक्ट अगर आपको याद नहीं है तो बस उसको नोट करते चलना। इसमें 3 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीमा रेखा का नाम किन देशों के बीच में है, और कुछ विशेष अगर तथ्य हैं तो उसको भी नोट करेंगे। सबसे पहला है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1947 में सर
रेडक्लिफ के द्वारा डिफाइन किया गया था। ठीक, इस तरीके से इसी फॉर्मेट में बाकी के इंफॉर्मेशन भी नोट करते चलना। पहला था रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। 1947 में इसको डिफाइन किया गया और सर रेडक्लिफ के द्वारा इसको बताया गया था कि ये जो बॉर्डर है यहां से भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है। दूसरा है सर क्रीक, सर क्रीक रेखा, ये कहां पर है? सर क्रीक, तो सर उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं? पश्चिमी बिंदु। किसको? पश्चिमी बिंदु सर। पश्चिमी बिंदु। सर क्रीक के बारे में आपको याद बिल्कुल नहीं आ रहा है? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है। किन देशों के बीच में होगा? अगर पश्चिमी बिंदु है तो हमारा ठीक पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। नहीं, कहां से? बाप रे, आप श्रीलंका पहुंच गए। ये कौन सा देश है? यहां पे असल में एक ऐसी सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी सारे रिवर्स बहते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसमें से कुछ रिवर्स जो है वो जब यहां तक आती हैं, ठीक है, ये एक इस तरीके का एक बॉर्डर यहां पे फॉर्म करते हैं। बॉर्डर ना कहें कि एक जल क्षेत्र इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ लैंड मास ऐसा है जिसके बीच में पानी भरा हुआ है, ठीक। इस एरिया को लेकर के विवाद है, इसी जगह को कहा जाता है सर क्रीक। पाकिस्तान चाहता है कि ये पूरा हिस्सा उसका हो और भारत का क्लेम है कि ये पूरा हिस्सा उसका है, ठीक है। इस जगह को कहा जाता है सर क्रीक, ठीक है। इसमें आगे नोट कर लेना, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में 1914 में ब्रिटिश प्रतिनिधि के द्वारा निर्धारित, 1914 में ब्रिटिश प्रतिनिधि के द्वारा निर्धारित। अच्छा, आप लोग एक काम और ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो प्रश्न मान लो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मान लो यही प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी के किसी प्रश्न में, उसको बस कोई एक्स्ट्रा मार्किंग करते चलिएगा अपने नोट में, ताकि आपको पता रहे कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो सर क्रीक के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, 1914 में ब्रिटिश प्रतिनिधि के द्वारा। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसमें कुछ और विशेष तथ्य नहीं है, बस ये पूछेगा कि कौन से यूनियन टेरिटरी में आता है आज की डेट में। अगर आप बात करो तो मैप में ध्यान करो, सियाचिन ग्लेशियर सबसे उत्तर की तरफ कौन सा? लद्दाख में आएगा, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट में वहीं पे मेंशन कर दो लद्दाख। नेक्स्ट डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 1896 में। नेक्स्ट पॉइंट है सर हेनरी डूरंड के द्वारा, सर हेनरी डूरंड, हेनरी डूरंड, हाँ
डूरंड रेखा, हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य तब चला गया जब भारत से विभाजित हुआ। जिस समय इसको डिफाइन किया गया, पाकिस्तान क्योंकि भारत का हिस्सा था, तो हम इसको जनरली इसी फैक्ट के तौर पे जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही आएगा। एक छोटी सी सीमा रेखा है, जैसे कि ये नॉर्दर्न पॉइंट है जहां पे भारत से भी अफगानिस्तान की सीमा लगती है, यहाँ पे इसको भी हम मानते हैं क्या, डूरंड रेखा के नाम से। ठीक है, अगर इसका जो ज्यादातर हिस्सा है, मेजॉरिटी एरिया है, वो कहां पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किनके बीच में है, भारत और चीन के बीच में। 1914 हेनरी मैकमोहन, 1914 हेनरी मैकमोहन। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, भारत और म्यांमार के बीच में, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें है 6वें नंबर पे, अराकान, या इसको अराकान योमा भी कहते हैं, अराकान योमा की पहाड़ियां, अराकान योमा की पहाड़ियां। अराकान योमा की पहाड़ियां किन देशों के बीच में है, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। नेक्स्ट है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, ये दोनों प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक सर, उसके आपने जो जो नोट किया उसको एक बार देख लीजिएगा। रेड क्लिफ हो गया, सर क्रीक हो गया, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, डूरंड रेखा के बारे में देखा हमने, फिर मैकमोहन, अराकान योमा और पाक जल संधि के बारे में। ठीक, ये कुछ प्रमुख ऐसे जगह हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद में यहीं पे आप चाहो तो नोट करके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, बस उसको नोट कर लेना। एक फैक्ट है यहां पे चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में। या चिकन नेक गलियारा भी कहते हैं इसको, या इसको एक और नाम से जानते हैं सिलीगुड़ी गलियारा के नाम से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी गलियारा भी कहते हैं इसको। किस जगह पर स्थित है ये? हाँ, भारत के पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला जो बिल्कुल यहाँ पे नैरो सा एक स्ट्रेच है, इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, इसके बारे में आप पहला फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, वैसे सिलीगुड़ी से आपको याद रह जाएगा। जिनको डाउट है वो यहाँ पे एक फैक्ट नोट कर लेना, कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुल लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच में
मैक्सिमम 17 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और यही 17 किलोमीटर जो है वो भारत को इसके पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़े रखता है, अदरवाइज यहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक, चिकन नेक कॉरिडोर कौन सा है ये पता चल गया आपको। ये वाला एरिया जो है इसको चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट नोट में नेक्स्ट पॉइंट है 3 बीघा गलियारा। तीन बीघा जमीन नापने की इकाई है बीघा। पुराने टाइम में बीघा में जमीन नापते थे, आज हेक्टेयर और किसका यूज करते हैं जमीन नापने के लिए, खेत नापने के लिए? एक हेक्टेयर का यूज करते हैं और एक एकड़ का यूज करते हैं। ठीक, ये 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के मध्य। सितंबर 2011 में, इसी में नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा 3 बीघा गलियारा में, सितंबर 2011 में भारत के द्वारा निन्यानवे वर्षों के लिए पाकिस्तान को प्रदान किया गया 3 बीघा गलियारा। सितंबर 2011 को भारत के द्वारा 99 वर्षों के लिए बांग्लादेश को प्रदान किया गया। ठीक, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आप देख लो कहां पर है मैप में। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, मैंने पाकिस्तान कहा क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच में। सर इसके मतलब जमीन अपने तरफ ही तो लिया था ना सर? वो तो एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट था। भारत और यहाँ पे ये जो पश्चिम बंगाल है, इन दोनों देशों के बीच में कुछ एरिया था जिसको कि एक्सचेंज किया गया था। ये वाला एरिया जो है वो सीधा उनको दे दिया गया था 99 वर्षों के लिए। जो एक्सचेंज किया गया था वो परमानेंट है, मतलब उनकी जमीन जो उनको दे दिया गया वो परमानेंट उनकी है, कुछ जो जमीन हमको मिली थी वो हमारी है। ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है, इसकी एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करो तो बांग्लादेश का जो उत्तरी एरिया है, इस एरिया में इसके बॉर्डर से लगा हुआ एक छोटा सा एरिया है, इसी को कहा जाता है 3 बीघा गलियारा। ठीक है, वैसे ये डिटेल आपको पूछेगा नहीं, मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में स्थित है? बांग्लादेश और भारत में, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बीच में स्थित है। ठीक है, यहां तक हो चुकी चीजें। एक लैंड एग्रीमेंट, हमारे आसपास कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत फ्रेंडली हैं, कुछ एनिमी कंट्रीज हैं जिनसे हमारी बनती नहीं है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे कल्चरल कह सकते हो कि एक्टिविटीज बहुत मिलती है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश एक समय पे पश्चिम बंगाल का हिस्सा था और उनके साथ हमारे कल्चरल या इमोशंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये छोटे मोटे एग्रीमेंट या कह सकते हो कि लैंड मास मैटर नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि उनके साथ हमारे विदेश संबंध अच्छे बने रहें, फॉरेन रिलेशन अच्छे बने रहें। अगर ऐसे एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा विवाद की स्थिति बने रहेगी। बांग्लादेश हर जगह पे इस मुद्दे को उठाता रहेगा कि हमारा एक छोटा सा लैंड एरिया भारत के पास में है, और भारत जो है क्योंकि बांग्लादेश से थोड़ी सी बड़ी शक्ति है, बड़ी इकोनॉमी है, तो वो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है। इससे क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय मंच पे हमेशा भारत की छवि खराब होती रहेगी। अगर भारत चाहे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी दे सकता है अपनी छवि ठीक करने के लिए, पर क्योंकि ये पूरे देश ने देखा था कि विभाजन के बाद में 1947 में जो आधिकारिक तौर पे विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्या किया था, पाकिस्तान ने ये एरिया कैप्चर किया था। इसीलिए अगर हम यहाँ पे इनको वापस कर देंगे, इसका मतलब है क्योंकि कि आप पाकिस्तान की डोमिनेंस को स्वीकार कर रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे इसको वापस नहीं किया जाता। और भी दूसरे रीजंस हैं कि पाकिस्तान हमेशा यहाँ पे क्या करता है,
टेररिज्म को स्पॉन्सर करता रहता है। अगर हम इस क्षेत्र को भी उनको दे देंगे, मतलब वो यहाँ से आक्रमण करना शुरू करेगा। अभी यहाँ से कर रहा है, अब यहाँ से उसको और थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा भारत में आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये कुछ वजह है जिनकी वजह से ऐसे लैंड एरिया को मैनेज करने के लिए एग्रीमेंट होते रहते हैं। अभी हाल ही में चीन और भारत के बीच भी कुछ एग्रीमेंट हुए थे। कोविड के टाइम पे आपको याद है कि भारत और चीन के मध्य कुछ झड़प हुई थी। ठीक है, उसमें भारत के भी कुछ जवान शहीद हुए थे। चीन ने आधिकारिक तौर पे नहीं बताया कि उनके यहाँ कितने जवान शहीद हुए थे। ठीक, ये जो लद्दाख एरिया था, यहाँ पे एक झील है, इसका नाम है पेंगोंग सो। ये नोट मत करना, ये अब नहीं पूछेगा, करंट अफेयर के तौर पे उस समय पूछा गया था। पेंगोंग सो किसके बीच में स्थित है? पेंगोंग सो नाम की एक झील है यहाँ पे, जो कि भारत के लद्दाख और यहाँ पे चीन के एरिया में, चीन के बॉर्डर एरिया पे आता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, इस एरिया में चीन के भी जवान और भारत के भी जवान पेट्रोलिंग करते थे कि कौन से देश की यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं, ये जानने के लिए। उस समय क्या हुआ था, चीन के जवानों ने यहाँ पे अनधिकारिक तौर पे क्या किया था, भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। और जिस वजह से भारत के जब जवानों ने उनको रोकने की कोशिश की थी, तो दोनों के बीच में झड़प हुई थी। और देखा गया था उस टाइम कि काफी खराब तरीके से वहां पे वॉर को टैकल किया गया था चीन के द्वारा। ठीक है, कील लगी हुई रॉड्स के द्वारा लड़ाई की गई थी, जबकि इन दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट है कि यहाँ पे कोई भी हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। लाठी डंडे पत्थर बरसाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर गन का उपयोग या कह सकते हो कि किसी भी तरीके से विस्फोटक सामग्री का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पूरा जो विवाद था किस एरिया पे था, पेंगोंग सो लेक के आसपास था। ठीक, इसी तरीके से कई बार एक स्थिति ये बनती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी ये जो इस तरीके से अनइवन एक बॉर्डर आप देख रहे हो, ये किस वजह से क्रिएट होते हैं? नदियों की वजह से। इसको कहा जाता है डेल्टाई एरिया, डेल्टा रीजन कहा जाता है। यहां पे भी कई बार विवाद होता है, क्योंकि एक नदी के धार को, नदी के विस्तार को आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो नदी के द्वारा लाए गए सैंड होते हैं, बालू होते हैं, वो कभी हो सकता है कि एक एरिया मान लो डिफाइन किया गया था कि ये जो एरिया है इसको हम बॉर्डर के तौर पे मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि नदी के जमाव की वजह से ये एरिया इस तरफ और विस्तार होता चला गया। अब भारत क्या करेगा कि इसको अपना क्लेम करेगा कि यहां तक एरिया जो है वो भारत का है। हो सकता है कि नदी का विस्तार या नदी का बहाव इस तरह से हो कि वो इस तरफ अपना पूरा जो मटेरियल है वो जमा करता चला जाए। उस कंडीशन में बांग्लादेश क्या करेगा, इस एरिया को अपना क्लेम करेगा कि ये जो यहां तक की जो जमीन है अब मेरी है। तो इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे कई सारी एग्रीमेंट हैं जिसके द्वारा हम ऐसे भूमि विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत के तट रेखाओं के नाम। अभी तक हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखाएं हैं भारत और दूसरे देशों के बीच में, इनको क्या क्या नाम दिया गया है। उसी तरीके से भारत और इसके जो तटीय राज्य हैं, भारत में जो तटीय राज्य हैं, इनके कोस्ट लाइन को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये जो पूरा कर्क रेखा आप देख रहे हो, कर्क रेखा में गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी के पास में तट रेखा है। ठीक है, ये सभी किससे लगती हैं, समुद्र से लगती हैं। पूर्व की तरफ अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जो भारत के जो राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं, ये कुछ लैंड यहाँ पे समुद्र के द्वारा, समुद्र जब
एक बार लहर आती है जाती है, इस तरीके से यहाँ पे काफी सारा बालू इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसको कि हम विशेष कुछ नाम से जानते हैं, कुछ इन तटों को कुछ विशेष नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम सबसे नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है, हेडिंग डाल दिया होगा आपने, भारत में तट रेखाओं के नाम। सबसे पहला है, गुजरात से शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है काठियावाड़। सबसे पहला नाम है काठियावाड़। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हम मैप में देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लो। काठियावाड़ तट एग्जाम में पूछा गया है, किस राज्य में ये आता है? गुजरात में। काठियावाड़ तट किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात और आपके अरब सागर से लगे हुए जो भूमि है, इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट। दूसरा है आपका, गुजरात से नीचे आओगे तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों से लगा हुआ जो तटीय क्षेत्र है, इसको कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा से लगा हुआ जितना भी तटीय रेखा है, तटीय भूभाग है, इसको कहा जाता है कोंकण तट। उसके बाद में और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इसको कहा जाता है कोनार या कन्नड़ तट। किस राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक से नीचे आएंगे तो केरल। केरल में जो तटीय रेखा है, इसको कहा जाता है मालाबार तट। केरल में मालाबार तट। केरल से और आगे बढ़ेंगे तो पूर्व की तरफ तमिलनाडु आ जाएगा। केरल से तेलंगाना तो आपका कह सकते हो कि भू आवेशित क्षेत्र है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। तमिलनाडु में तटीय रेखा को कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से ऊपर की तरफ चलें, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इस सीमा को, इस रेखा को कहा जाता है एक तो है, इस रेखा का नाम है रायलसीमा, या इसको एक और नाम से जाना जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा, ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश से ऊपर चलेंगे तो उड़ीसा। उड़ीसा में जो तट रेखा है, इसको कहा जाता है उत्कल या कलिंग। उत्कल सीमा या कलिंग सीमा। उत्कल तट या कलिंग तट कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो भी सीमा रेखा आपके समुद्र से लगती है, इसको कहा जाता है दीघा सीमा। दीघा सीमा ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसमें से काठियावाड़ के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, इसको बस एक बार रिवाइज करके चलेंगे। ठीक, चलिए, यहां तक की जितनी चीजें हमने आज कवर की हैं, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं।
ताकि आपको अगर वहां से कुछ नए फैक्ट मिलते हैं उसको भी आप अपने कॉपी में नोट करते चलना। सबसे पहला है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? मना। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? मना। ठीक है, यहां पे मुझे मैप में दो चीजें और डिस्कस करनी थी। वैसे मैप में काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए अभी भी। ये जो प्रश्न है वो इस एरिया के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। ये जो एरिया है इससे संबंधित ये प्रश्न है। आप यहां पे दो चीजें ध्यान दीजिएगा। देखो, ये जो एरिया है यहां पे एक वाटर बॉडी है, ये जो पूरा एरिया है यहां पर एक वाटर बॉडी है, ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु से लगा हुआ एक ऐसा लोकेशन है जिसको कि हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। राम सेतु वर्तमान स्थिति में तो डूबा हुआ है, लेकिन इसी राम सेतु के बीच में से एक छोटी सी वाटर बॉडी और जाती है, ठीक है। ये पूरी लोकेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये लोकेशन जहां पे एक वाटर बॉडी है, एक जल राशि यहां पे भरी हुई है। दूसरा एक छोटा सा स्ट्रेच जो कि इन दोनों जल राशियों को कनेक्ट करता है। और तीसरा ये जो ऊपर में जो जल राशि है ये, ठीक है। इन तीनों को ही अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। इन नामों को नोट कर लीजिएगा, ठीक। चाहे तो एक छोटा सा इसी तरीके का मैप वहां पे ड्रॉ कीजिएगा जिसमें कि आपका भारत का दक्षिणी बिंदु, उसके अलावा श्रीलंका और ये जो इनके बीच में जो एक स्ट्रेच है उसको डिफाइन कर दिएगा छोटे से मैप के थ्रू। उसके बाद में इन सबका यहाँ पे नाम लिखिएगा। राम सेतु डूबा हुआ है, बीच में छोटा सा एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि इन दोनों जल राशियों को जोड़ता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जल राशि है इसको कहा जाता है पाक जल संधि, इसको कहा जाता है पाक जल संधि। नीचे में जो जल राशि है जो कि तमिलनाडु से और श्रीलंका के बीच में स्थित है, वैसे ये दोनों ही तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है। जो ऊपर की तरफ है इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट इसको कहते हैं। पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि इसको कहते हैं। इसको कहते हैं पाक की खाड़ी, ऊपर वाला पाक की खाड़ी। बीच को कहते हैं पाक जल संधि, पाक की खाड़ी। जो नीचे है उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो जल राशि है इसको कहते हैं पाक जल संधि, ठीक है। अगर कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ है तो यहां पे एक बार देखिएगा। ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट है, इसको कहा जा रहा है पाक की खाड़ी। जनरली बुक्स में इसी को ही पाक की खाड़ी कह देते हैं। आप जब 2-3 किताब उठाओगे किसी ना किसी बुक में इसको ठीक से बताया गया होगा कि ऊपर वाला यह है पाक की खाड़ी, नीचे में है मन्नार की खाड़ी और इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसको कहा जाता है पाक जल संधि। ठीक है, इन तीनों को ही अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे ऊपर है पाक की खाड़ी,
दोनों को जोड़ने वाली जो एक वाटर बॉडी है, एक नैरो सा स्ट्रेच है, इसको कहते हैं पाक जल संधि, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। ठीक, अब ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है पाक की खाड़ी भी दिया गया हो, या मन्नार की खाड़ी भी दिया गया हो, या दोनों में से कोई एक दिया गया हो। ऑप्शंस हैं मन्नार की खाड़ी, मालदीव की खाड़ी, पेन्नार की खाड़ी, या जाफना की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है। अगर मन्नार की खाड़ी ना दे करके पाक की खाड़ी देता तो हमारे लिए ये ऑप्शन हो जाता। सेकंड है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य, इसी जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जल संधि के लिए एक और वर्ड होता है जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को पृथक करता है? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से लगा हुआ है? तमिलनाडु। कैसे पता? ये यहां तक तमिलनाडु है, यहां तक केरल है, तो लगभग तमिलनाडु के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र सीमा से लगे हुए हैं? ठीक है, अगर ये फैक्ट आपने कहीं पे नोट नहीं किया है तो बस इसको कहीं पे भी एक छोटे से पॉइंट के तौर पे नोट कर लेना। 9 राज्यों का अगर एक सीक्वेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे गुजरात से शुरू होकर के सेकंड, महाराष्ट्र, गोवा तीसरा, कर्नाटक चौथा, केरल पांचवा, तमिलनाडु छठवां, सातवां, आठवां और ये पश्चिम बंगाल 9वां। ठीक, ये 9 राज्य हैं जो कि भारत में समुद्र सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सीमा रेखा सबसे छोटी है? गोवा। किस राज्य में सबसे लंबी सीमा रेखा है? तटीय सीमा रेखा गुजरात। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? किस नाम से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? ऑप्शंस, रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन, हिंडनबर्ग। रेड क्लिफ। डूरंड रेखा कहां पर है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद में है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन। ठीक, मतलब ये सभी प्रश्न आपके कॉपी में नोट हैं। उसके बाद में कच्छ का रण कहां पर स्थित है? गुजरात में। कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? अब यहाँ पे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले कई सारे राज्य हैं यहाँ पे। कहां से? गुजरात, राजस्थान, ये कौन सा राज्य है? और ये सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या दिल्ली। पंजाब जो है पाकिस्तान से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे शायद मैंने नोट्स में मेंशन किया था। भारत को प्राचीन काल में कुछ पुराने नामों से जाना जाता था। इसको आप अपने नोट में मेंशन मत करिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछने की संभावना वैसे भी नहीं है। भारत को कुछ प्राचीन काल में कुछ पुराने नामों से जाना जाता था, जैसे कि भारत नाम क्यों पड़ा है? भरत, और भरत नाम का कोई व्यक्ति था क्या भारत में? राजा था। किनका पुत्र था भरत? मतलब इसको आप रामायण कालीन भरत से जोड़ रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाला। ये जो भारत नाम पड़ा है वो आया भारत नाम का कोई व्यक्ति था, इसी से ही इसको डिफाइन किया जाता है। एक व्यक्ति थे
एक राजा थे दुष्यंत करके और उनकी पत्नी थी शकुंतला। ठीक है, इन दोनों का एक पुत्र था, उन जिनका नाम क्या था, भारत। इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष, भारत नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में एक नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो है वो बुद्ध और जैन काल में इसको डिफाइन किया गया। बुद्ध और जैन काल में जम्बू, ये एक कुछ नोट मत करना, ये नहीं पूछेगा आपको प्रश्न। ठीक है, जम्बू द्वीप किस समय पे कहा जाता था, बुद्ध और जैन काल में कहा जाता था। ये जो जम्बू है, इसमें जो पहला वर्ड है जम्बू, ये जामुन से निकला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे भारत जो है वो बहुत समृद्ध था। जामुन के फल इस आकार के होते थे, मान लो कोई बड़े हाथी हो, इस आकार के यहाँ पे जामुन हुआ करते थे, ऐसी एक मान्यता प्रचलित है, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। उसके बाद में एक नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? आर्यंस या आर्यंस जो है वो माना जाता है कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग थे, जो कि धीरे धीरे करके सेटल हुए कहाँ पे, भारत में। और ये जो जिस लोकेशन पे सेटल हुए, जो रहना प्रारंभ किए, उसी को, उस जगह को कहा गया आर्यावर्त। उसके बाद में एक नाम है इंडिया। ये किस वजह से नाम पड़ा? सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस। और इंडस से होते होते ये नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। उसी तरीके से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम है, ये भी सिंधु से ही आता है। सिंधु से ही ये नाम भी डिफाइन किया जाता है। कैसे? जो आपके यूनानी थे या जो यूरोपी थे, वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और यही हिंदू जो है धीरे धीरे हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया। हिंदू जहां पे रहते हैं वो वाला स्थान क्या हो गया? हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये कुछ पुराने नाम है जिनसे संबंधित कुछ मान्यताएं हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस की। इस पीडीएफ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम नोट कर चुके हैं। ठीक, भारत की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, कौन कौन से पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। कर्क रेखा से संबंधित कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इस मैप में जो आपने अभी अभी नोट किया, भारत के तटीय सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं, जहां पे तट रेखाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये गुजरात में जितना तट रेखा, इसको किस नाम से जानते हैं? अभी आपने नोट किया, काठियावाड़। यहाँ पे महाराष्ट्र से लगी जितनी तट रेखा है, महाराष्ट्र और गोवा का थोड़ा सा हिस्सा कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा और आपके कर्नाटक से लगा हुआ जितना एरिया है, इसको कोनार या कन्नड़ तट कहते हैं। केरल में मालाबार, तमिलनाडु में कोरोमंडल, यहाँ पे रॉयल सीमा या एक और नाम उत्तरी सरकार तट, यहाँ पर कलिंग या उत्कल तट, और यहाँ पर दीघा सीमा। ठीक है, चलिए, इस मैप में काफी सारे ऐसे लोकेशन हैं जिनको कि हम आगे जैसे जैसे अपने टॉपिक कवर करेंगे उनके बारे में चर्चा होती रहेगी। अच्छा, एक और ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तटीय सीमा रेखा के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाले 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात के बारे में प्रश्न पूछा गया था, बस इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। मैंने शायद आपको वो पॉइंट नोट करवा लिया है। ठीक, अब एक नए पेज से एक नया हेडिंग डाल दीजिएगा, जो कि हमारा चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 1 में हमने भारत की बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजों के बारे में बात की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन, ये टॉपिक काफी लंबा चलने वाला है और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं।
ठीक, भारत का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक रूप से भारत में किस तरीके का लैंडस्केप अवेलेबल है, किस तरीके के भू आकृतियां यहाँ पे दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम किस में पढ़ते हैं, भारत के प्राकृतिक विभाजन के अंदर। सबसे पहला है इसी में, इस स्ट्रक्चर में पहला चीज नोट कर लीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्र या भारत में जो पर्वत हैं, भारत में जो पर्वत स्थित हैं। उसके बाद में मैदान, पर्वत, दूसरा है मैदान, तीसरा है पठार, नेक्स्ट है द्वीप, नेक्स्ट है मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप और मरुस्थल। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमें यहां पर अध्ययन करना है। पर्वत को अगर हम बात करें अध्ययन के दृष्टिकोण से, तो इसे हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है उत्तर भारत के पर्वत, जिसमें कि हम हिमालय को पढ़ेंगे, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पर्वत। उत्तर भारत के पर्वतों की अगर बात करें तो यहां पे हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, और प्रायद्वीपीय पर्वत की अगर बात करें यहां पे हम शुरुआत करें तो सबसे ऊपर है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि हमको प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में पढ़नी है, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके हिमालय से ही बन जाते हैं। ठीक है, हिमालय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये हमको हो सकता है 2 दिन का समय लेगा। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा हिमालय या भारत में उत्तर में स्थित पर्वत, हिमालय रखिएगा। सबसे पहले हम इसको मैप में इसके लोकेशंस को ट्रेस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पर्वत फैला हुआ है, और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोट करवा दूंगा। भारत में हिमालय को पढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हिमालय के बारे में मैं नोट करवाऊंगा आपको। पर सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें कि भारत की उत्पत्ति, आपका हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम चलें तो पृथ्वी की उत्पत्ति और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स का उत्पत्ति हुआ है, जो आपके महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, वहां से हमको अपनी कहानी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, एक समय था, लगभग कहा जाता है 5 बिलियन ईयर्स एगो, जब पृथ्वी क्या था, एक आग के गोले के तौर पे था। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी पृथ्वी की, तो ये एक आग के गोले के तौर पे था। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे भूभाग का निर्माण होना शुरू हुआ। जितना भी भूभाग था या लैंड एरिया था, वो किसी एक जगह पे आकर के सेटल हो गया, और जितना भी एरिया यहां पे इसके आसपास था जो कि पानी से घिरा हुआ था, ये इनके बीच में एक द्वीप के तौर पे क्या हो गया था, सेटल हो गया था। ठीक है, ये जो पूरा लैंड मास एक जगह पे आकर के इकट्ठा हो गया था, इसको कहा गया पेंजिया। ठीक है,
और इस पूरे लैंड एरिया के आसपास जितना भी वाटर बॉडी था, पानी भरा हुआ था, जो आज के तौर पे, आज के डेट में समुद्र के तौर पे जिनको हम देखते हैं, इनको कहा जाता था पैंथालासा। ठीक, एक वर्ड पेंजिया, दूसरा वर्ड था पैंथालासा। ठीक है, आगे समय के साथ ये जो पेंजिया था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ और आज क्या स्थिति है, हम 7 महाद्वीप जो देखते हैं वो इन्हीं टूटने के श्रेणी में आगे टूटते चले गए हैं। ठीक है, जब पहली बार ये टूटा तो ये 2 भागों में बटा। जो लैंड मास उत्तर की तरफ बहता चला गया इसको कहा गया अंगारा लैंड। ठीक, जो लैंड मास पृथ्वी के दक्षिण की तरफ मूव होता चला गया इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड था और ये जो गोंडवाना लैंड था आगे चल करके कई भागों में टूटते चले गए। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में अंगारा लैंड का भी कुछ हिस्सा शामिल है और गोंडवाना लैंड का भी कुछ हिस्सा शामिल है। ठीक है, जो हम प्रायद्वीपीय भारत जो देखते हैं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम मानते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक, भारत में जो 2 बड़े भूभाग थे, जो 2 बड़े लैंड मास थे, उन दोनों के ही यहाँ पे अंश शामिल है, अंगारा लैंड का भी, गोंडवाना लैंड का भी। ठीक, ये जो गोंडवाना लैंड है वो किस तरीके से डिवाइड हुआ उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो अंगारा लैंड था इसमें से भी कुछ हिस्सा टूटता चला गया, गोंडवाना लैंड से भी कुछ हिस्सा टूटता चला गया। आगे चल करके एक प्रॉपर कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो चुका था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था वहां से एक बड़ा हिस्सा टूट करके क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ बहता हुआ चला गया। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत था इसको हम हिमालय की उत्पत्ति से अगर जोड़ करके देखें तो ये जो हिस्सा था अंगारा लैंड का हिस्सा, यहां पर खूब सारा वाटर बॉडी था, पानी भरा हुआ था। पानी भरा था इसका मतलब कि वहां पे उसके अवसाद भी रहे होंगे। ठीक है, जो गाद है वो नीचे जमा रहा होगा। ये जो नीचे से इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो टूट करके अफ्रीका से चला आ रहा था, इसने क्या किया, इस पूरे हिस्से को पुश करना शुरू हुआ। पुश करना जब शुरू किया तो पानी तो अपना अलग डायरेक्शन बना लेता है, लेकिन इसके नीचे जितना भी गाद था या कह सकते हैं कि सेडिमेंट सेटल था, वो क्या हुआ, इस तरीके से ऊपर उठना शुरू हो गए। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको एक बेसिक सा लॉजिक ये पता होगा कि जब कोई ऐसा एरिया, जब कोई फ्लैट सरफेस है जिसको कि एक तरफ अगर आप दबा करके रखोगे, दूसरी ओर से आप धक्का देना शुरू करोगे तो ये क्या होगा, एक फोल्ड क्रिएट होने लगेगा। यही चीज हिमालय के साथ भी हुई है, इसीलिए हिमालय को क्या कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि एक तरफ ये जो उत्तरी हिस्सा था जो कि यूरेशिया का भाग था या आपके अंगारा लैंड का भाग था, ये फिक्स था। गोंडवाना लैंड से जो टुकड़ा टूट करके आ रहा था उसने क्या किया, इस हिस्से पे दबाव बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये हिस्सा फोल्ड के तौर पे क्रिएट होना शुरू हुआ। एक फोल्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था जमीन के नीचे का वो स्ट्रांग हो चुका था, वो उससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता था। तो उसके आगे फिर एक वलित पर्वत का निर्माण होना शुरू हुआ, सेकंड फोल्ड क्रिएट होना शुरू हुआ और इसी श्रेणी में कुल यहाँ पे 3 फोल्ड क्रिएट हो गए। ठीक है, एक फोल्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे लैंड के नीचे का स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि ये इससे ऊपर और नहीं उठ सकता था। तब क्या हुआ, एक दूसरा फोल्ड क्रिएट होना शुरू हुआ। जब इसके नीचे का स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया कि ये और ऊपर नहीं उठ सकता, तब यहाँ पे एक तीसरा फोल्ड क्रिएट होना शुरू हुआ। हिमालय में टोटल ऐसे 3 माउंटेन रेंज हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। सबसे पहला, पृथ्वी की शुरुआत में एक लैंड मास था जिसको पेंजिया के नाम से जानते थे। एक वाटर बॉडी थी जिसको कि पैंथालासा कहते थे। पेंजिया डिवाइड होते गया। जो सबसे पहला इसका डिवीजन था जिसमें कि उत्तर की तरफ जो बह के भूमि चली गई उसको कहा गया अंगारा लैंड, दक्षिण की तरफ जो भूमि आई इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टूटते रहे, कई बार इनका विभाजन हुआ, जुड़ाव हुआ, लेकिन अंत में जब एशिया महाद्वीप का निर्माण हो चुका था और यहाँ पे जब एशिया महाद्वीप का निर्माण हो चुका था और ये वाला एरिया जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हो चुका था, उस समय पे क्या हुआ, ये जो हिस्सा है ये एक टाइम पर अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर इसका स्थिति यहाँ पर होता था। ठीक है, ये यहाँ से टूट करके क्या हुआ, बहते हुए
ऊपर चलने लगा और ऊपर जाने की स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे जितना भी पानी भरा हुआ था, जिसको कि क्या नाम दिया गया है, टेथिस सी, टेथिस सागर कहा जा रहा है, यहाँ पे जितना भी अवसाद जमा था जमीन में, इसको इसने क्या किया, पुश करना शुरू किया, धकेलना शुरू किया, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरीके से ऊपर उठना शुरू हुआ, फोल्ड क्रिएट होते चले गए, और इसी श्रेणी में हिमालय में 3 माउंटेन रेंज का निर्माण हो गया। ठीक, इसकी स्थिति अगर वास्तव में देखें तो ये थी आपकी पेंजिया की स्थिति। पेंजिया के बाद में ये जो धीरे धीरे लैंड एरिया टूटते चला गया, सबसे पहले एक एरिया था जिसको हम कहेंगे अंगारा लैंड, इंग्लिश में इसको लॉरेंशिया कहा जा रहा है। दूसरा था गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड वाला हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा गोंडवाना लैंड का था। ठीक, अब यहाँ पे अफ्रीका से एक बड़ा हिस्सा टूट करके यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू करता है और यहाँ पे आकर के सेटल हो जाता है, जिसको कि हम आज प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैंने पहले एक स्टेटमेंट आपको कहा कि भारत में अंगारा लैंड का हिस्सा भी शामिल है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी शामिल है। क्यों? क्योंकि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है ये किससे बना हुआ है, ये बना है अंगारा लैंड से, और नीचे का जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश के नीचे का जितना भी हिस्सा है वो पूरा यहाँ पे अफ्रीका से टूट कर आया है, गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ है। ठीक है, इसका जो पूरा एक सीक्वेंस है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मैप तो नाम नहीं दिख रहा होगा, पर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ये बहते हुए यहाँ पे आगे आता चला गया, और ये प्रेजेंट में इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये अफ्रीका से टूटकर आया हुआ हिस्सा था। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में इसकी स्थिति कहां पर है, ये जो पूरा हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, ये टूट करके आया हुआ है, और यहां पे आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये थी पूरे हिमालय के उत्पत्ति की कहानी। नीचे से कौन प्रेस करता है, इसको जानने समझने के लिए हमको वर्ल्ड जियोग्राफी में एक टर्म होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है, श्रीलंका पहले चला है? नहीं, श्रीलंका इसके साथ में बहता चला गया। हाँ, एक थ्योरी है जहां पे ये बताया जाता है कि पूरे विश्व में अलग अलग द्वीपों का, महाद्वीपों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। इसी श्रेणी में एक थ्योरी है जिसको कि कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज जो भी स्थिति विश्व में अलग अलग देशों की जो भी स्थिति है, वो शुरुआत में कैसी थी, मैंने कहा कि पेंजिया नाम का एक पूरा स्थान हुआ करता था, पूरा लैंडमास एक जगह पे हुआ करता था। ये धीरे धीरे टूटता चला गया। इनको किस तरीके के फोर्सेस ने यहाँ पे एक दूसरे से तोड़ने और दूर करने का कोशिश किया, तो पृथ्वी का सबसे पहले तो एक है पृथ्वी के घूर्णन गति, इसकी वजह से इसके आसपास कुछ फोर्स क्रिएट हुए। दूसरा था भूमि के नीचे होने वाली हलचल। भूमि के नीचे हमको पता है लावा जैसी कुछ चीजें भरी हुई हैं, वो क्या करती हैं, ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, गर्म चीजें ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और जहां पे भी उनको कमजोर पॉइंट या वीक पॉइंट मिलेंगे वहां पे क्या करेंगे, वो जमीन को तोड़ करके आगे ऊपर उठेंगे। और अगर कोई ऐसी, मान लो एक ऐसा चेन है जहां पे नीचे से कंटिन्यू लावा जो है ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ अगर धकेल रहा है, तो धीरे धीरे एक समय के बाद ये पूरा टुकड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लावा का जमाव शुरू हो जाएगा। ठीक, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वहां पे फिर कोई एक वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट मिले, वहां से फिर लावा की उत्पत्ति होगी, और दोबारा वहां पे वो जो पूरा लैंड एरिया है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे एक और रीजन था, ये जो महासागर थे आसपास में, इनकी जो लहरें थी वो भी कंटिन्यू क्या कर रहे थे, इनको इरोड कर रहे थे, इनका कटाव कर रहे थे। इनके कटाव होने से इनको जो थोड़ा सा अटैच थे एक दूसरे से, वो भी फ्री हो गए और फ्लो करके एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक है, एक और रीजन क्या था, भूकंप, पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप कर देते हैं, जिससे भी आसानी होती है कि कोई भी जो 2 लैंडमास है वो एक दूसरे से दूर चले जाएं। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। साइंटिफिकली प्रूफ किस तरीके से किया गया होगा, कुछ ऐसी चीजें। अच्छा, पहला इसको प्रूफ करने का रीजन क्या है, एक गेम आता है, एक बच्चों के लिए एक गेम आता है जिसको हम कहते हैं जिग सॉ फिट।
जिग्सॉ फिट आजकल के बच्चों के लिए गेम आता है भाई। आप और हम जिस एज में पैदा हुए थे उस टाइम पे शायद हमको कोई एक खिलौना मिल जाता हो तो बड़ी बात थी। आजकल बच्चों के लिए नए नए तरीके के और साइंटिफिक टाइप के गेम आते हैं। ये एक गेम होता है जिग्सॉ फिट, जिसमें क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत सारे एक मैप के मान लो या किसी एक कैरेक्टर के मान लो टुकड़े दे दिए गए और वो क्या करेगा उस पूरे टुकड़े को जमाएगा और वहां पे कोई एक मैप या कोई इमेज निकल के आएगी। ठीक है, ये जो जिग्सॉ फिट था इसमें अगर आप देखो तो इसको देखने से ऐसा नहीं लगता है क्या कि ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका को आप अगर जोड़ोगे एक साथ अगर वापस लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे में यहाँ पे फिट हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे एरिया से अगर आप वाटर बॉडी या पानी हटा दो, इन दोनों को अगर आप कंप्रेस करोगे तो ये वापस एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और वापस से पहली स्थिति क्या बन जाएगी, ये वाली स्थिति बन जाएगी। ये जो जिग्सॉ फिट था इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तर्क देकर के प्रूफ किए हैं। दूसरा एक साइंटिफिक रीजन क्या है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो कि इस स्थान पर मिलते हैं वही सेम वनस्पति जीव जंतु इस स्थान पर भी मिलते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संभावना है कि दोनों जगहों पर सेम टाइम पे सेम टाइप का क्लाइमेट रहा होगा और डेवलपमेंट हो गया होगा, या एक दूसरा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि ये दोनों एक टाइम पे एक ही जगह पर थे, जब डिवीजन हुआ तो कुछ जीव जंतु वनस्पतियां यहां पे रह गई, कुछ जीव जंतु वनस्पतियां जो कि यहां पे थे वो टूट करके उसके साथ बहते चले गए। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके हिसाब से ये बताया जाता है कि एक टाइम पर ये पूरा पैंजिया का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये जो बहने का जो कॉन्टिनेंट के एक दूसरे से दूर जाने और बहने की जो थ्योरी है इसी को कहा जाता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। हमारे सिलेबस से बहुत दूर है, हमको उस डिटेल में जाना भी नहीं था, पर क्योंकि मुझे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपसे डिस्कस करना था इसीलिए ये सभी डिस्कशन जरूरी था। ठीक, हिमालय के बारे में आपने नोट करना अगर शुरू किया है, हेडिंग डाला होगा आपने हिमालय, और हिमालय के बारे में कुछ नोट करने से पहले हिमालय से संबंधित जो मैप है हमारे पास उसमें हम इन चीजों को ठीक से विजुअलाइज कर लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या क्या है, कहाँ पे इसके कौन से पर्वत चोटियां हैं इस रेंज में, या हिमालय के जो हिमालय रेंज में कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ठीक, हिमालय वाले टॉपिक में लगभग हमको 2 दिन का समय लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल है जानने के लिए। सबसे पहले ये जो एरिया जिसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस किया कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो इसका पहला रीजन था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरा आप कह सकते हो कि टेथिस सी में जो भी अवसाद यहाँ पर जमा थे उन सभी का क्या हुआ, कंप्रेस होते चले गए और यहाँ पे 3 फोल्ड क्रिएट हो गए जिनको कि आज हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत में ये जो सबसे पहला है इसको कहा जाता है बृहद हिमालय। ये जो दूसरा एक फोल्ड क्रिएट हुआ इसको कहा जाता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और एक जो तीसरा फोल्ड है ये वाला इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा है सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। हिमालय के इन तीनों रेंज को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें और है, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इसको कहा जाता है क्या, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है इसी को। इसका नाम ट्रांस हिमालय क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो निर्माण था वो हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। लद्दाख रीजन में ये पूरे पर्वत पहले से फैले हुए थे। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी हमको 3 पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ना है। ट्रांस हिमालय में भी 3 पर्वत हैं। सबसे पहले है काराकोरम, एक पर्वत श्रेणी है लद्दाख, और एक तीसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद में हमारे ये 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका स्थान आता है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब अगर आपको ये तीनों चीजें याद रह गई तो बताइएगा
हिमालय को अगर हम दो मेजर पार्ट में कैटेगराइज करें तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय और दूसरा है मुख्य हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में वापस जो 3 श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले है काराकोरम, लद्दाख और तीसरा जास्कर। मुख्य हिमालय में 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक रेंज। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। यहां पर पढ़ने के लिए एक और हिमालय का एक और महत्वपूर्ण पर्वत रेंज है, पर क्योंकि वो दूसरे कंट्री में आ जाता है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हिमालय का एक और रेंज है इसको कहा जाता है कैलाश पर्वत। ठीक है, इसको कहते हैं कैलाश पर्वत। फिलहाल हमारे लिए जो 3 महत्वपूर्ण रेंज है उनमें सबसे जो 2 महत्वपूर्ण श्रेणी है उसमें सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और मुख्य हिमालय में वृहद, मध्य और शिवालिक। इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। सर बाहर खड़े हैं क्या? निर्मला मैडम, सर को एक बार कॉल करो। कॉल किए? कॉल करो, अगर फोन रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बताना। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों के बारे में या इस पूरे हिमालय के जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बारे में हम नोट करना कल से शुरू करेंगे। यहाँ पे बस आज आप इनके इंपॉर्टेंट लोकेशन और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बस यहाँ पे देखते चलना। ये जो पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, इसकी शुरुआत या इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है नंगा पर्वत। ठीक है, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है जहां पे एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है इसको कहा जाता है माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, काराकोरम रेंज के जस्ट नीचे एक महत्वपूर्ण नदी का विस्तार है यहाँ पे, इसका नाम है श्योक नदी। इसका नाम क्या है? श्योक नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम पूरी तरीके से भारत में ही, लेकिन चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको कि हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है और आगे चल करके ये किसी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है। वो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो काराकोरम लद्दाख के नीचे एक और महत्वपूर्ण नदी है, ये है आपकी कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, ये जो श्योक नदी है आगे चल करके इसी सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ पे वापस से मुझे एक सीक्वेंस बताइएगा। ये है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। सेकंड में कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक, ये जो सिंधु नदी है इसकी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नदी वाले चैप्टर में हम इन सभी सहायक नदियों को देखेंगे। अगर आपको याद है तो भी ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, ये जो सभी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी सिंधु नदी। आगे चल करके अगर हम इसके और दक्षिण की तरफ आए तो हमारा जो मुख्य हिमालय का जो रेंज है वो शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जहां से हिमालय की शुरुआत मानते हैं वो है नंगा पर्वत।
नंगा पर्वत यहाँ से भारत में हिमालय की शुरुआत है। और अगर हम इसके पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाएं तो ये कहाँ तक इसका विस्तार है? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बरवा, जहां पे ये नामचा बरवा के नाम से ही एक पर्वत चोटी है, यहां तक पूर्व में हिमालय का विस्तार है। ठीक, अगर हिमालय के विस्तार की बात करें तो ये यहां पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहां से दक्षिण की तरफ एक मोड़ इसमें शुरुआत हो जाती है, मोड़ या परिवर्तन आता है। और ये क्या है, भारत और आपके म्यांमार की सीमा रेखा बनाते हुए दक्षिण में इसका विस्तार कहां तक है? ये जो पूरा विस्तार है ये किसका हिस्सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किसका हिस्सा है? इसी हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, अब वापस से अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो यहां पे देखना, भारत में जो ये जो कह सकते हो कि आइलैंड है, इसके बारे में एक खास तथ्य क्या है कि भारत में दोनों प्रकार के आइलैंड हैं। पर्वतों से निर्मित आइलैंड भी हैं और एक जो आइलैंड है जिसको कि हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ये किससे निर्मित है? मूंगा चट्टानों या कोरल रीफ से निर्मित है। ठीक है, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये किन से निर्मित है? ये निर्मित है किन से? उन्हीं चट्टानों से, उन्हीं सेडिमेंट से जिनसे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हिमालय वाले टॉपिक में। पहले तो हम कल इसको इस मैप में इन चीजों को वापस से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रेंज हैं, उन रेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। और सेकंड हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा सेकंड जो हमारा एजेंडा रहेगा वो है इन सभी को ठीक से नोट करना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम ठीक से यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।